साल 1931 लंदन की एक ठंडी सुबह ब्रिटिश संसद में एक रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में एक आंकड़ा था, भारत से पिछले 175 वर्षों में इतनी संपत्ति और सोना निकाला गया कि उससे ब्रिटेन का औद्योगिक साम्राज्य खड़ा हो गया। यह कोई भावनात्मक भाषण नहीं था, यह एक आर्थिक आकलन था। कल्पना कीजिए, अगर कोई देश इतना समृद्ध था कि विदेशी शक्तियां हजारों किलोमीटर दूर से केवल उसके धन के लिए आती रहीं, तो आखिर वो देश कितना अमीर रहा होगा। और यही सवाल हमें ले जाता है उस रहस्य की ओर। आखिर भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा गया? क्या यह सिर्फ एक कहावत थी या सच में भारत दुनिया का सबसे धनी देश था? आज हम इतिहास की परतें खोलेंगे, सिर्फ भावनाओं से नहीं बल्कि प्रमाणों, यात्रियों के लेखों, आर्थिक आंकड़ों और वास्तविक ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर। 15वीं शताब्दी, यूरोप में मसालों, रेशम और सोने की मांग बढ़ रही थी, लेकिन समस्या थी रास्ता। इसी खोज में 1498 में एक पुर्तगाली नाविक भारत पहुंचा, वास्को ड गामा। वो केवल मसाले नहीं खोज रहा था, वो उस देश तक पहुंचना चाहता था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां सोना बहता है। उस समय भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में थी। 1700 के आसपास भारत का वैश्विक जीडीपी में हिस्सा लगभग 23% था, जो यूरोप के कई देशों से अधिक था। अब सोचिए, आज पूरी दुनिया में 200 से अधिक देश हैं और 1700 में अकेला भारत पूरी दुनिया की लगभग चौथाई अर्थव्यवस्था था। यह संयोग नहीं था, इसके पीछे हजारों वर्षों की आर्थिक, सांस्कृतिक और तकनीकी परंपरा थी। भारत की समृद्धि की जड़ें वैदिक काल तक जाती हैं। ऋग्वेद में हिरण्य शब्द का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ है सोना। ऋग्वेद में सोने को केवल धातु नहीं बल्कि समृद्धि और पवित्रता का प्रतीक माना गया। मौर्य काल में, विशेषकर चंद्रगुप्त मौर्य और बाद में अशोक के समय, भारत का प्रशासनिक ढांचा इतना मजबूत था कि व्यापार, कर प्रणाली और मुद्रा व्यवस्था व्यवस्थित थी। अर्थशास्त्र में स्पष्ट उल्लेख है कि राज्य को सोने और खनिजों पर नियंत्रण रखना चाहिए। यह दिखाता है कि सोना केवल आभूषण नहीं था, यह राज्य की शक्ति था। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। उस समय सोने के सिक्के बड़ी मात्रा में जारी किए गए। इन सिक्कों पर राजाओं की छवि और संस्कृत शिलालेख होते थे। यह सिर्फ धन का प्रदर्शन नहीं था, यह स्थिर अर्थव्यवस्था का प्रमाण था। विदेशी यात्री फाहियान ने अपने लेखों में भारत की समृद्धि और सुरक्षित समाज का वर्णन किया। भारत में उस समय कृषि, हस्तशिल्प, धातु विज्ञान और वस्त्र उद्योग अत्यंत उन्नत थे। विशेषकर बंगाल और दक्षिण भारत के वस्त्र यूरोप में अत्यंत मूल्यवान माने जाते थे। दक्षिण भारत के मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं थे, वे आर्थिक संस्थान थे। केरल का पद्मनाभ स्वामी मंदिर आज भी दुनिया के सबसे धनी मंदिरों में गिना जाता है। 2011 में जब इसके कुछ गुप्त कक्ष खोले गए तो वहां से सोना, हीरे और प्राचीन आभूषणों का विशाल भंडार मिला। यह खजाना किसी एक राजा का नहीं था, यह सदियों की श्रद्धा, दान और व्यापारिक समृद्धि का परिणाम था। भारत की संपन्नता ने आक्रमणकारियों को आकर्षित किया। 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी ने भारत पर कई आक्रमण किए। उसका मुख्य लक्ष्य था मंदिरों और शहरों का धन। इसके बाद दिल्ली सल्तनत और फिर मुगल काल आया। मुगलों के समय भारत की अर्थव्यवस्था फिर भी मजबूत रही। मुगल दरबार की शान और शौकत और भव्य निर्माण इस बात का प्रमाण है कि धन की कमी नहीं थी। लेकिन असली मोड़ आया 1757 में, प्लासी का युद्ध। इसके बाद धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के संसाधनों पर नियंत्रण कर लिया। कच्चा माल भारत से जाता, तैयार माल इंग्लैंड से आता। भारत का उद्योग ध्वस्त हुआ। 1900 तक भारत का वैश्विक जीडीपी में हिस्सा घटकर लगभग 4% रह गया। यही वो समय था जब सोने की चिड़िया के पंख काट दिए गए। आज भी भारत दुनिया के सबसे बड़े सोना उपभोक्ताओं में है। भारतीय परिवारों के पास हजारों टन निजी सोना है। विवाह, त्योहार, दान, सोना केवल निवेश नहीं, सामाजिक सुरक्षा है। भारत सोने की चिड़िया इसलिए नहीं था कि यहां जमीन से सोना निकलता था, बल्कि इसलिए क्योंकि मजबूत कृषि व्यवस्था, उन्नत हस्तशिल्प, वैश्विक व्यापार नेटवर्क, स्थिर शासन और सांस्कृतिक समृद्धि। रोमन साम्राज्य तक भारतीय मसालों और वस्त्रों के बदले सोना भेजा जाता था। इतिहास केवल गर्व के लिए नहीं होता, वो सीख के लिए होता है। भारत सोने की चिड़िया इसलिए बना क्योंकि उसने ज्ञान, व्यापार और उत्पादन पर ध्यान दिया, और जब उसने इन पर पकड़ खोई
तो उसका स्थान भी खो गया। सोने की चिड़िया कोई मिथक नहीं था, ये एक ऐतिहासिक वास्तविकता थी।